Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 17 जुलाई 2025 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है रोजाना सुबह 6 बजे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, वो वाला पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें जाकर इस ग्रुप से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि सारी अपडेट्स वहीं पर अवेलेबल हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सुविधा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और फटाफट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं 2 से 3 मिनट के अंदर कि हम लोग आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं और एग्जैक्टली आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर द हिंदू डेली एडिशन में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। सरकार ने डिसाइड किया है और सरकार ने ये काम किया भी है। 36 अलग अलग स्कीम्स को साथ में मिलाकर एक बड़ी योजना तैयार की है। नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये योजना कैसे इफेक्टिव होने वाली है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से बदलाव लाएगी, वो यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद सीधा पेज नंबर 3 पर आना दोस्तों। ये आर्टिकल आपको मिलेगा, बहुत काम का है। गुजरात ने भारत का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो जो गुजरात के अंदर स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, ताकि बहुत सारा जो जीनोमिक डेटा है उसको इकट्ठा किया जाए। क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये इनिशिएटिव कैसे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बेनिफिट हो सकता है, वो यहाँ पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बस खाली एक छोटा सा अपडेट है जो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। निपा वायरस मैंने परसों भी पढ़ाया था, उससे पहले ही पढ़ाया था, वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो केरला के अंदर में एक और केस आ चुका है जो पॉजिटिव पाया गया है रिगार्डिंग निपा वायरस। तो ये आर्टिकल है, इसमें कोई ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं है। देखो मैं आज क्या करने वाला हूँ कि आपको कंप्लीट न्यूज़पेपर जो बहुत काम के टॉपिक हैं उनके नोट्स वगैरह सब कुछ डिटेल से बताऊँगा। हम लास्ट में ना आज अदर सेक्शन का भी एक जो कह सकते हैं पोर्शन वो ऐड करने वाले हैं, जिसमें कुछ ऐसी खबरें जो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं, जो केवल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड में जो एंड वाला पार्ट आज ऐड किया गया है उसको ज़रूर से देखना, आपको मज़ा आएगा वो जानकर। फिलहाल के लिए अगला आर्टिकल, और वो है पेज नंबर 6 पर हमारा एडिटोरियल। देखो बिहार इलेक्शंस के बारे में यहाँ पे एक चर्चा हो रही है, हमारे लिए ज़्यादा काम का है नहीं। ये आर्टिकल हमारे लिए काम का है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट यानी जो व्यापार में घाटा हो रहा है वो सर्विस सेक्टर की वजह से कम हुआ है। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या करने की ज़रूरत है वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके नीचे देखोगे दोस्तों 2 एडिटोरियल्स और मिलेंगे, ये दोनों भी काम के हैं आज। सबसे पहले ये वाला एडिटोरियल बात करता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, कि देखो ऐसी स्टडी बताती है कि आने वाले समय पर खासकर जो हमारा हिमालयन वाला रेंज है यानी इंडिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो क्या हम उसके हिसाब से रेडी हैं, क्योंकि पुराने जितने भी भूकंप आए हैं उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है और इस साल कुछ भूकंप के केसेस देखने को मिले हैं। तो वो केसेस अलग अलग जगह के राइटर ने मेंशन किए हैं, तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल यह है बहुत ज़्यादा काम का, ओडिशा का जो केस है दोस्तों वो आपके सामने आ चुका होगा। एक बीएड की छात्रा, एक स्टूडेंट जिसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उसकी किसी ने सुनी नहीं, उसने लास्ट में अपने आप को आग लगा ली। अब ये जो मैटर है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ऐसे केसेस बार बार निकल कर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो सेफ हेवन्स माने जाते हैं, जो बच्चों के लिए हॉस्पिटल, आरजेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 2024, किसको याद नहीं है वो केस, कितना भयानक और कितनी दरिंदगी के साथ में यहाँ पर वो रेप किया जाता है, ठीक है, उस फीमेल के साथ में। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो सेफ हेवन माने जाते हैं, हॉस्पिटल माना जाता है सेफ हेवन, स्कूल्स माने जाते हैं, तो हॉस्पिटल स्कूल जैसी जगहों पर ये फीमेल सुरक्षित नहीं है, उसको उसके बारे में आर्टिकल ये डिस्कशन करता है। तो जो सेक्सुअल वायलेंस है वर्क प्लेस में, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है, वी विल डिस्कस। फिर जंप करना पेज नंबर 10 के ऊपर में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव्स विजिट कर सकते हैं। हाँ, वही मालदीव्स जिसके साथ में रिलेशंस हमारे खराब हुए। हालांकि पिछले साल आपको याद होगा मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये भारत आए भी थे, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है भाई। वो पैसे की ज़रूरत इंडिया ही कर सकता है, इंडिया ही यहाँ पर आप कह सकते हैं इतनी दया दिखा सकता है। अब फिलहाल के लिए क्या है दोस्तों, आने वाले समय पर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे मालदीव्स को। तो अभी उन्होंने इनविटेशन दिया है भारत को कि मालदीव्स का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है भाई,
सॉरी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो 60 साल होने वाले हैं इंडिपेंडेंट हासिल करे हुए मालदीव्स को। तो इस बार 26 जुलाई को ये सेलिब्रेशन होगा मालदीव्स का। तो पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है, देखा जाएगा कि यहाँ पर पीएम मोदी जाते हैं या नहीं जाते हैं। सेम पेज नंबर 10, कोई ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं है। मेजर अपडेट यह है, यहाँ पे बात हो रही है भारत और अमेरिका दोनों मिलकर साथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं जेवलिन मिसाइल। जेवलिन मिसाइल एक प्रकार की एटीजीएम मिसाइल होती है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या मैनपैड कह दो, मैन पोर्टेबल मिसाइल। तो ये मिसाइल्स भारत अमेरिका साथ में मिलकर बनाएगा। इस पर थोड़ा बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। भारत ने एक रिक्वेस्ट भी की है भाई करंट समय पर यूएसए से, ठीक है, कि चलिए साथ में आकर ये जो मिसाइल है ये बनाते हैं। स्पेशली आप ये मिसाइल का हमें ऑफर दे रहे थे पहले भी, हम परचेज करने को तैयार हैं, लेकिन आओ इंडिया में बनाओ, टेक्नोलॉजी शेयर करो, हम इसे बाद में खुद से भी बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या अपडेट आई है दोस्तों, ये डिस्कस किया जाएगा। फिर दोस्तों जंप करना पेज नंबर 12 के ऊपर में, ये आर्टिकल आपको मिलेगा कि क्लीन एनर्जी का जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में वो आज भी 30% से कम है। तो हम करें क्या? करें ये कि अभी परसों तरसों एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो बताती है कि भारत का इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पेशली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जहां पर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने 50% का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का टारगेट हिट कर लिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आर्टिकल कहता है भाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से कुछ नहीं होता, रियलिटी में आज भी क्लीन एनर्जी का शेयर 30% से कम है। तो क्या है मैटर, ये भी विस्तार से जानेंगे। दैन पेज नंबर 13 बिजनेस पेज पर आओगे, सीधा ये आर्टिकल मिलेगा। सरकार आज के समय पर नजर रख रही है डंपिंग वाले सेक्शंस के ऊपर। बहुत सारे देश सस्ता सस्ता माल भारत में भेजते हैं, जिससे इंडिया का मार्केट बुरी तरह से फ्लक्चुएट होता है, हमारी इंडस्ट्री सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। तो हम कुछ कंट्रीज जो बेसिकली सस्ता माल हमारे देश में बार बार भरते चले जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि इन देशों से सस्ता आइटम हमारे देश में इतना भर भर के ना आए, उनके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही आता रहा तो इंडिया का खुद का डोमेस्टिक मार्केट हिट होगा। दैट्स इट। तो ये दोस्तों आज आर्टिकल्स हैं जो विस्तार से डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स और भी मिलेंगे आपको, दो चार, उसकी भी जानकारी देकर जाऊंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट न्यूज़पेपर एक होलिस्टिक एनालिसिस है, और केवल एनालिसिस नहीं, विद प्रॉपर नोट्स। हर एक बातें, हर एक आर्टिकल में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, सब चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। तो कहोगे ये वाला आर्टिकल तो आज न्यूज़पेपर में नहीं है, न्यूज़पेपर में नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में भी मेंशन किया गया है। ये आर्टिकल हम लोगों ने थंबनेल में यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत काम का है। स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा, इसको पीआईबी ने भी कंफर्म कर दिया है रिसेंटली कि भारत ने अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। पहला क्वेश्चन, सर ये हाइपरसोनिक मिसाइल कौन से होते हैं? मान लो मिसाइल में जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ना, सबसे ऊंचे लेवल की कैटेगरी, सबसे बेहतरीन मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड 5 माक से भी ज़्यादा होती है। 1 माक मतलब साउंड की स्पीड, जो ध्वनि की स्पीड है। तो जो साउंड की स्पीड है, ध्वनि की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलता है, या ये कह सकते हैं फायर किया जा सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इंडिया ने जो अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है दोस्तों, इसका नाम दिया गया है ETLD-HCM, याद रखिएगा। इसका मतलब है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है जो बेसिकली हमारे एनवायरमेंट में ही रहने वाला है। लो एल्टीट्यूड में हम अपने एटमॉस्फेयर में ही अपने टारगेट को बेहतरीन तरीके से हिट करेंगे। आप इस न्यूज़ आर्टिकल को कंफर्म कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक टाइम्स के इस न्यूज़ से। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, ये इंडिया का अभी तक का सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम होगा जिसको DRDO ने डेवलप किया है। अभी इसका एक सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, इसका जो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। एक बात और लिखने वाली है, ये सारा का सारा काम एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि बताओ हाइपरसोनिक मिसाइल जो इंडिया ने टेस्ट किया है वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया है? इसको बनाया यानी मिसाइल सिस्टम कौन बनाएगा? सिंपल सी बात है, हमारा DRDO डेवलप करेगा, लेकिन ये एक प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा है, नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। जो मिसाइल हमने डेवलप की है दोस्तों, उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। स्पीड इसकी माक 8 है, और मैंने आपको बताया कि 5 माक से ज़्यादा गति वाले जितने भी मिसाइल्स हैं वो आपके हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाएंगे, जिनको भेदना बहुत मुश्किल होता है, जिनको टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है।
तो माक 8 मतलब हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे भी 8 टाइम्स ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये जो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है ये वर्क करेगा। ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में इंडिया अभी तक पीछे था, हम केवल और केवल डेवलपमेंट्स कर रहे थे। और आपको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, पिछले साल 2024 में नवंबर के महीने में इंडिया ने पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको टेस्ट किया, या जो उसका डेवलपमेंट है वो हमारे सामने आता है। तो फाइनली अब जाकर हमने मिसाइल भी टेस्ट कर लिया है। अब जाकर हम इस एलीट ग्रुप को कहीं ना कहीं कह सकते हैं टक्कर दे पा रहे हैं, या इस ग्रुप में हम भी शामिल हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक इस प्रकार की मिसाइल रशिया, चाइना, यूएसए जैसे देशों के पास में प्रेजेंट थी, इंडिया के पास प्रेजेंट नहीं थी। फाइनली इंडिया भी इस ग्रुप में ऐड हो चुका है, इस क्लब में ऐड हो चुका है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि भारत के पास में अभी तक तो बहुत सारी मिसाइल थी। अभी तो हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा घातक है, डेडलियर है। तो ये क्या जो मिसाइल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मोस से भी ज़्यादा घातक है? बिल्कुल, ब्रह्मोस से भी ज़्यादा डेडलियर है, क्योंकि ब्रह्मोस की रेंज अगर आप देखोगे, जो शॉर्टर रेंज वाला मिसाइल है ब्रह्मोस का, उसकी भी 290 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया गया है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल में इंजन जो यूज़ किया गया है, सबसे एपेक्स लेवल का इंजन, जिसको हम बोलते हैं स्क्रैमजेट इंजन। जो पुराने इंजन्स हैं दोस्तों, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर काम करता है स्क्रैमजेट इंजन। इस इंजन की वजह से सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है इस हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो मैंने आपको बताया कि ये जो स्पीड्स होती हैं इनको इस तरीके से हम लोग देखते हैं। एक होती हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स, एक होती हैं ट्रांससोनिक, मतलब ये स्पीड्स की बात कर रहा हूँ। फिर हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक यानी 5 मार्क से ज़्यादा, सुपरसोनिक यानी कि 1 मार्क से कम, फिर ट्रांससोनिक, सबसोनिक, सबसोनिक यानी कि 1 मार्क से कम, सॉरी सब सुपरसोनिक 1 मार्क से ज़्यादा होता है, हाइपरसोनिक 5 मार्क से ज़्यादा होता है, और सबसोनिक 1 मार्क से कम होता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की जो स्पीड्स हैं जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर हमने एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले सुनी, वो है स्क्रैमजेट इंजन, कि हमने इस नए हाइपरसोनिक मिसाइल में एक स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया है। बिल्कुल, ये जो स्क्रैमजेट इंजन है क्या होता है, सुनो। जैसे आज हमारे एरोप्लेन वगैरह है, उसमें टर्बोजेट का यूज़ करते हैं, टर्बोजेट इंजन का। तो एरोप्लेन की इतनी थोड़ी स्पीड होती है जितनी मिसाइल्स की, रॉकेट की स्पीड होती है ना। रॉकेट्स वगैरह में देखोगे तो हमारा उसमें रॉकेट वगैरह में रामजेट या स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ करते हैं। ये इंजन अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इन इंजन में पता है खास बात क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रैमजेट की बात कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर के लेवल का है, सबसे ज़्यादा स्पीड को प्रोवाइड करवाता है। तो स्क्रैमजेट इंजन में हम सीधा अपने एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन को ये यूज़ करता है, और उसी ऑक्सीजन के माध्यम से फ्यूल जलता है। कहने का मतलब देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो स्क्रैमजेट इंजन है, ये स्क्रैमजेट इंजन कैसे रहेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में वर्क करेगा, क्योंकि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल में इस इंजन का यूज़ किया, और यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर काम करती है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले हमारे वातावरण से बाहर निकलती है, ऊपर जाती है। अब ऊपर चली जाएगी भाई, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है। हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण के अंदर ही अंदर अपने टारगेट को जाकर हिट करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसको जो वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन चाहिए। नहीं तो फिर दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे आज हम स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं, कोई सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है, तो आपको याद होगा स्पेस में जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट में फ्यूल यूज़ किया जाता है, लेकिन उस फ्यूल को जलाने के लिए एक ऑक्सीडाइजर यूज़ किया जाता है, एज अ मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन यूज़ कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन अलग से हम लेकर चलते हैं। लेकर क्यों चलते हैं? क्योंकि ऊपर जाओगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और फ्यूल जलाने के लिए, भाई आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? बिना ऑक्सीजन के आग जला सकते हो? नहीं जला सकते। सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि भाई एक मोमबत्ती जलाओ, उसके ऊपर किसी कांच की बोतल से ढक देना उसको, देखो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, वो बुझ जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिक। रीज़न? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से कट डाउन हो गई है ना। तो ऑक्सीजन के बिना वो आग नहीं लग सकती, और फ्यूल को जलाने के लिए वो कह सकते हैं बर्निंग प्रोसेस भाई सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। फ्यूल कैसे जलेगा? तो स्क्रैमजेट इंजन में जो हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली यूज होता है, याद रखना। तो इसमें अलग से हमें किसी ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से आग जलाने के लिए किसी सहायक की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सीधा हम एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन इधर से जाएगा, इधर से पास होगा, बीच में नोजल वगैरह होती है, फ्यूल उस नोजल से आ रहा होता है, उस फ्यूल को बर्न करेगा और तेजी से यह हवा पीछे से निकलेगी, जिसकी वजह से जो हमारा जेट है वो आगे भागेगा, या जो हमारी मिसाइल है वो आगे भागेगी।
ठीक है, जैसे बलून होता है, सिंपल सी बात है भाई, गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरो, पीछे से पकड़ो, छोड़ दो, तो वो पीछे से हवा निकल रही है, गुब्बारा आगे भाग रहा है। तो उस तरीके का कुछ प्रोसेस यहाँ पर होता है। समझ गए? अब इसको ऐसे डेवलप किया गया, ये इंजन इस तरीके से डेवलप हुआ है। एक तो हाई स्पीड को ये गेन करेगा, दूसरी बात एक्सट्रीम टेम्परेचर को ये विदस्टैंड कर सकता है। कितना भी भयानक टेम्परेचर हो, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी ये हैंडल कर सकता है। ये इसकी ताकत है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो ये मिसाइल है वो करंट समय पर एक बड़ा गेम चेंजर है। और गेम चेंजर इसलिए भी है क्योंकि एक तो समस्या ये आ सकती है, क्या सर हम इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं? तो कुछ मिसाइल होती हैं जो केवल ज़मीन से लॉन्च होती हैं, कुछ केवल जहाज़ से लॉन्च होती हैं। ये वाली मिसाइल कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो आपका ज़मीन हो, चाहे वो आपका समुद्र हो, समुद्र में जहाज़ के ऊपर से लॉन्च कर सकते हैं, इवन हवा में हम अपने एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो भारत को एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कहीं से भी लॉन्च करना है, इस खतरनाक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये मिसाइल धमाका क्या करेगा? क्या ये न्यूक्लियर अटैक करने के लिए कैपेबल है? हाँ, बिल्कुल। इसमें जो आगे विस्फोटक कैरी किया जाएगा, क्योंकि मिसाइल में आगे विस्फोटक होता है, वही विस्फोटक तो एक्सप्लोजन करता है जहाँ पे भी मिसाइल हिट होता है ना? उसको बोलते हैं वॉरहेड। आगे आगे न्यूक्लियर वॉरहेड। अब वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। कन्वेंशनल वॉरहेड में नॉर्मल एक्सप्लोजन होता है जो धमाका करेगा, न्यूक्लियर वॉरहेड में यानी न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। तो ये दोनों प्रकार के अटैक करने की ताकत रखता है। तो क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर सामने वाले देश के पास में एयर डिफेंस सिस्टम है कोई, जैसे इजराइल का आयरन डोम है, रशिया का S-400 है, तो अगर ये हमारे मिसाइल को हवा में रोक दे तो इस मिसाइल को हवा में नहीं रोका जा सकता। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। चाहे रशिया का एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना आ जाए, S-500 क्यों ना आ जाए, S-500 भी इसको डिटेक्ट कर पाए, इसको भेद कर पाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। याद रखिए, सारा का सारा काम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत किया गया है। और SETLD-HCM मिसाइल को, यानी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें स्क्रैमजेट इंजन है, ये आपको बता दिया। कैसे वर्क करता है वो समझ गया। ठीक है, स्पीड इसकी माक 8 से ज़्यादा है, 15,000 किलोमीटर की रेंज है। न्यूक्लियर वॉरहेड और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों यूज़ हो सकता है। 1000 से लेकर 2000 किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर ये वॉरहेड को कैरी कर सकता है। बड़े धमाके करने के लिए ये कैपेबल है। लैंड, एयर, सी कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये आपको एक छोटे से फोटो में भी समझा दिया गया। नाउ इन सब चीज़ों से हुआ क्या? इंडिया ने एक बड़े ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इस प्रकार के मिसाइल अभी तक या तो यूएसए के पास है, रशिया के पास है, या चाइना के पास है। इंडिया का नाम नहीं था। इंडिया इसमें अब शामिल हो चुका है, आप इसमें इंडिया को भी ऐड कर दो। अब हमें इस मिसाइल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करना है, क्योंकि ये सारी की सारी टेस्टिंग हुई है अभी। अब आई होप आप समझ गए होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लो ऑल्टीट्यूड पे काम करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में काम करता है, स्क्रैमजेट इंजन यूज़ होता है। अभी तक कुछ कंट्रीज़ के पास था, फाइनली इंडिया भी आ चुका है। मार्क 5 से ज़्यादा स्पीड, इसको भेदना बहुत मुश्किल है। और एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके आगे फेल हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी है ये। और जो ये भारत ने तैयार किया है, ये एंटायरली कंप्लीटली दोस्तों होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। हमने खुद से इसको बनाया है। हीट रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ में आता है। ठीक है, कोई गर्मी वगैरह भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कितना भी हीट टेम्परेचर जा सकता है। और ये मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। और इस प्रकार से जो फुल्ली ऑपरेशनल, यानी ये मिसाइल जब कंप्लीट तैयार हो जाएगी, कंप्लीट हम इसको जगह जगह तैनात करना शुरू करेंगे, वो समय होगा 2030 तक यहाँ पर कंप्लीटली इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। अब जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं सर, हमें नोट्स लिखना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है, तो ये बातें नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको छोटा सा इसमें एक समरी भी प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी बातें हैं ये 5 पॉइंट्स में डिस्कस कर दी गई हैं। दैट्स इट। ये रिवीजन हो गया। रिवीजन करने के लिए टेक्निक बेस्ट है दोस्तों। ये मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में भी आज ऐड करी है, इसको यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। सेशन खत्म हो गया, सेशन का पहला आर्टिकल समाप्त हो गया और ये कंक्लूजन भी हमारा सामने आ गया। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर ये जो PDF है बड़ा शानदार सा लग रहा है, इस PDF में हर एक पॉसिबल जो भी समझने के लिए फ़ोटोज़ हैं, चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए समरी है, आर्टिकल का फ़ोटो है कि भाई न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ याद नहीं आ रही, लो ये देखो सामने ये खबर है, इस खबर से संबंधित ये आपके नोट्स हैं, ये पढ़ने हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के नोट्स बनवा दिए गए हैं। तो ये PDF हमें मिलेगा कहाँ पर? ये PDF दोस्तों एक्चुअली में आपको पेड ग्रुप्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ये जो पेड ग्रुप का प्रोविज़न है बहुत ही ईजी है।
इस प्रकार के पीडीएफ हैं, चाहो तो आप प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो आप डिजिटली भी रीड कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, संतुष्ट हो जाओ, तभी जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना मेरे दोस्तों। ठीक है, बाकी यार एक छोटा सा काम और कर सकते हो, वीडियो पे लाइक का बटन है, कम से कम उसको ज़रूर से प्रेस करते हो। आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, कम से कम 4000 लाइक्स का टारगेट है, उसको तो पहुंचा ही सकते हो ना। चलो फटाफट, यहाँ तक पहुंच गए हो तो सभी लोग लाइक का बटन है, प्रेस करो। चलो आगे आते हैं। नाउ दिस इज अवर सेकेंड आर्टिकल जो पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। मैटर क्या है ये आप लोग देख पाओगे कि सरकार ने मर्ज कर दिया है, मर्ज मतलब मिला दिया है 36 अलग अलग स्कीम्स को। और ये जो 36 स्कीम मिलाई गई हैं, इसका मेन पर्पज़ है एक बड़ा प्रोग्राम चलाना। ठीक है, ये 36 स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड थी? जितनी भी हमारी पुरानी स्कीम थी दोस्तों, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थी। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर से जो रिलेटेड स्कीम्स हैं, इन छोटी छोटी स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है और इस योजना का नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। याद रखिए, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इस साल बजट में भी कर दिया गया था। हमारा मेन पर्पस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, फार्मर की इनकम को इंक्रीज किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रैक्टिस हम यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, आगे भविष्य के लिए बड़े लेवल पर टिकाऊ हो। और इसके लिए जो ये योजना शुरू हुई है, इस योजना का आने वाले 6 सालों का बड़ा टारगेट है और आने वाले 6 सालों में लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं हम लोग। जो भी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एलोकेट किया गया है फॉर द 6 ईयर्स फॉर दिस स्कीम। तो आने वाले 6 सालों के लिए मैंने आपको बताया 24 का हज़ार करोड़ रुपीस का ये खर्चा होगा। नाउ अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी, लागू कैसे होगी स्कीम, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो PMDDKY स्कीम है, इसका मेन पर्पज़ आप समझ गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, भारत के अंदर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, यानी कि यानी हमारे जो किसान हैं वो अलग अलग फसलों को लगाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि केवल गेहूं चावल ही लगातार लगाए जा रहे हैं। गेहूं चावल से हटकर दूसरी और फसलों पे भी हमें फोकस करना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जिससे एग्रीकल्चर को भविष्य में आगे तक आराम से चलाया जा सके। फिर तीसरी चीज़ के ऊपर जो काम किया जाएगा वो होगा पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। यही समस्या है जिससे फार्मर्स की जो इनकम है कई बार बुरी तरह से गिर जाती है। कारण क्या होता है, हमारे किसान हैं, हमारे किसानों ने क्या किया, बहुत मेहनत से फसल लगाई, गेहूं को प्रोड्यूस किया, गेहूं की कटाई हुई, अब गेहूं बोरी भर के उन्होंने रख लिया। अब वो मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए, मार्केट में मान लो अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो वो नहीं बेचेंगे, अच्छा प्राइस मिलेगा तभी बेचेंगे, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, तभी तो फ़ायदा होगा। अब मार्केट में मंडी में नहीं बिकता है तो फिर भाई सरकार प्रेजेंट है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेती है, MSP जिसको बोलते हैं। सिंपल चीज़ है, ये आपको पता है। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लो कि जो फार्मर्स हैं उनके पास में क्योंकि बहुत सारे फार्मर भारत के अंदर, जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल वाले हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स जिनके पास में छोटी छोटी ज़मीन है, उत्पादन बहुत कम होता है। तो उसको रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कटाई कर ली, अब कटाई करके रखने के लिए, क्योंकि जब तक अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तब तक उनको नहीं बेचना चाहिए, तो रखने के लिए एक गोदाम होना ज़रूरी है, एक स्टोरेज होना ज़रूरी है। वो स्टोरेज की फैसिलिटीज़ अधिकतर फार्मर के पास में नहीं है। और ये जब स्टोरेज इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं सही से स्टोर नहीं कर पाया, सड़ जाएगा फसल, बेकार हो जाएगा, तो इससे अच्छा मार्केट में सस्ते दाम में बेच दो। तो कई बार ये क्या करते हैं, स्टोरेज की ना होने की वजह से सस्ते दाम में अपने फसल को बेच देते हैं, जिससे इनको नुकसान हो जाता है। मैक्सिमम केसेस ऐसे नजर आएंगे। तो बेसिकली ऐसी जो यहाँ पर हार्वेस्टिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उस पर भी काम किया जाएगा, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फसल को कटाई करने के बाद में एक जगह पे स्टोर कर सके, वो फैसिलिटीज़ भी उनको दी जाएगी। ये सारे के सारे काम किए जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए अंडर दिस PMDDY स्कीम। नाम जरूर से याद रखना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करने वाले हैं इस स्कीम को लागू करने के लिए।
ठीक है, तो स्टेट्स भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होंगे और केंद्र सरकार तो भाई इस स्कीम को लागू कर ही रही है, तो सब मिलकर काम करेंगे। और इस स्कीम को लागू कैसे किया जाएगा? हम अपने देश में हर एक जितने भी स्टेट हैं, हर एक जितनी भी जगह हैं, हर जगह से एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाया जाएगा। कम से कम आने वाले कुछ पर्टिकुलर समय पर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे इसे और भी एरिया में कवर किया जाएगा। समझ रहे हैं? पहले उन एरियाज को फाइंड आउट किया जाएगा जहां पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, या फिर ज़्यादा फसल उगाई नहीं जा रही है, या फिर ज़्यादा फार्मर्स को लोन नहीं मिल पाता है। ऐसी जगह पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए और उस जगह पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। और इस स्कीम का एक अंदाज़ा ये भी बताया जा रहा है, अगर अच्छे से ये लागू हो जाती है, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस स्कीम के तहत। तो ये है दोस्तों आपका न्यूज़ आर्टिकल, बेसिकली जो खबरों में पब्लिश हुआ है। लेकिन केवल इतना पढ़ के याद रख पाओगे, इतनी भयानक मेमोरी नहीं है। एग्जाम के लिए आपको अलग से डिटेल्स नोट करनी है, अपने नोट्स क्रिएट करने हैं, और उस वो भी करने नहीं है, परेशान मत होइए। ये करके मैं आपको दे रहा हूँ क्या क्या आपने नोट करना है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया क्या है मैटर। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अप्रूवल दे दिया है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये किस प्रकार की स्कीम है, क्या होने वाला है? तो कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम है जिसमें 36 स्कीम को मर्ज किया गया है। अलग अलग मंत्रालयों की 36 स्कीम थी, सब मिला दी गई हैं। और इसका मेन पर्पज़, ये 3 का मेन पर्पज़ है, बता दिया है मैंने। ठीक है, इन सब स्कीम्स को अच्छे से लागू करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सही तरीके से फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाना और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी गोदाम प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है, कि इसका मेन पर्पस क्या है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ये स्कीम फोकस कर रही है। 1.7 करोड़ फार्मर्स हमारे टारगेट हैं। आने वाले 6 साल में 24,000 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से खर्च किया जाएगा, यानी कि आने वाले 6 सालों में हर एक साल 24,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। टोटल 1.44 लाख करोड़ रुपीज़ का खर्चा होगा। जुलाई 2025 में, यानी फाइनली अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो अप्रूवल मिल चुका है और डिस्कशन इसके बारे में ऑलरेडी बजट में कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव्स आप समझ गए, वही चीज़ें वापस से रिपीट कर दी गई हैं। देखो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं। बेसिकली दिखा रहा हूँ कि मैंने आपके नोट्स भी क्रिएट करवा दिए हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्कीम्स को साथ में लेकर आया गया है, वो भी आपको समझा दिया है। कवरेज कैसे होने वाला है, केवल उन एरियाज़ को सबसे पहले देखा जाएगा जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर वाकई में समस्याएं हैं। तो हर एक राज्य, हर एक यूनियन टेरिटरी से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट तो कवर हो ही जाए, इतना हमारा फोकस होने वाला है। सर रिवीजन कर लें इस आर्टिकल का, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास में ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 5 मेजर पॉइंट्स पे बस खाली फोकस करना कि ये कैसी स्कीम है, एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्लेटफॉर्म है, क्या अनाउंसमेंट कर दिया गया, स्कीम्स मर्ज कर दी गई, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर में मॉडल है। मतलब क्या है, आपको पता होगा सरकार की साइड से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चलाया गया है। इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ यह है, भारत में वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी पीछे रह गए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में, उनको सपोर्ट करना, उनको आगे लेकर आना, ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, वैसे ही हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ये PMDDKY स्कीम के माध्यम से भी फोकस किया है। ठीक है, ये रिवीजन के आपके 5 पॉइंट्स हो गए, काम खत्म। तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मेंस में पूछ ले सर तो क्या करें? मेंस में इस तरीके से प्रश्न आप लोगों से बन सकता है, याद रखिए। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में PM धन धान्य कृषि योजना जो स्कीम है या योजना है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हम इंटीग्रेटेड पॉलिसी एक्शन ले सकते हैं, कैसे हमने अलग अलग मंत्रालयों को साथ में मिलाकर बड़ा टारगेट सेट किया। लेकिन आपको ये बताना है इस योजना का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाएगा और कैसे भारत में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को आगे प्रमोट करेगा, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी तरीके अपनाएं जो लंबे समय तक टिकाऊ हो, फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। तो कैसे इस प्रैक्टिस को प्रमोट करेगा? 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आराम से दोस्तों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सर ये भी बता दो आंसर लिखना कैसे है, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो, हम बिगिनर हैं। अगर बिगनर हो तो देखो यहाँ पर आंसर गाइडेंस भी आपको दिया गया है। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना, जो रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है उसके बारे में थोड़ा सा 3 लाइनों में समझा देना।
फिर आपके यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है कि हमें एक इंटीग्रेटेड स्कीम की ज़रूरत थी। ठीक है, दूसरा, अब जो ये स्कीम है इसके फीचर्स क्या है वो बताना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है, इसमें समस्याएं क्या है वो बता देना, लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। सीधा यही उठा के मत सब लिख देना, अपने तरीके से अपने आप बना के लिखना है आंसर। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अब अगले न्यूज़ आर्टिकल को इस वाले के साथ में कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को एक आतंकवादी हमला करवाया। ठीक है, उसके बाद ड्रोन से भी हमारे ऊपर अटैक करता है। तो पाकिस्तान के जो ड्रोन है दोस्तों, वो हमारा कोई डैमेज नहीं कर पाए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। ये बात खुद हमारे जो जनरल अनिल चौहान जी हैं उनकी साइड से बोला गया है, तो ये आर्टिकल आपको वो दर्शाता है। अब ऐसे ही पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से डील करने के लिए हमें अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना ज़रूरी है। हमारे पास में एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़, एडवांस लेवल के हाईटेक वेपन्स प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। इसी के लिए यहाँ पर इंडिया फोकस कर रहा है और आज यूएसए से दोस्तों यहाँ पर यह बात कर रहा है कि भारत और अमेरिका क्या मिलकर को प्रोडक्शन यानी साथ में मिलकर जैवलिन मिसाइल्स को बना सकते हैं क्या। तो यूएसए से दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इंडिया ने ऑलरेडी एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है अमेरिका को कि चाहे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने अभी कुछ महीने पहले फरवरी में हमें प्रपोजल दिया था। ठीक है, इसका स्ट्राइकर का भी प्रपोजल दिया था, ये आपको याद होगा, और उसके अलावा जैवलिन मिसाइल का भी प्रपोजल दिया गया था कि भारत क्या जैवलिन परचेज करेगा, परचेज करना चाहता है तो परचेज कर ले। अब इंडिया ने इसका परफॉर्मेंस देखा था रिसेंटली, अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा इंडिया को, तो इंडिया यहाँ पर यूएसए को पलट के ऑफर देता है कि ठीक है, आप बेचना चाहते हैं हम खरीद लेंगे, बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, लेकिन ये जो जैवलिन है क्या हम साथ में मिलकर बनाएं, इंडिया में बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यही दोस्तों को प्रोडक्शन को लेकर डिस्कशन हो रहा है, याद रखिएगा। तो ये जैवलिन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैवलिन, ये भाला की बात नहीं हो रही है, यह है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ठीक है, दुश्मन का जो टैंकर होता है उसको यहाँ पे उड़ाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक प्रकार का मैनपेड है। मैनपेड क्या होता है, मैन पोर्टेबल इस तरीके का डिफेंस सिस्टम जिसको एक आदमी, हमारे एक सोल्जर कैरी कर सकता है। ये देखो यहाँ पर एक सोल्जर बैठा है ना, इन्होंने ये कंधे पे इसको कैरी कर रखा है जैवलिन को। तो दुश्मन का कोई टैंक है दूर, तो यहाँ पर इसको कंधे पे रख के दागा जा सकता है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो इसमें ये सारे के सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं, समझ रहे। देखो ये यूएस सोल्जर पूरी तरह से तैयार है जैवलिन को कह सकते हैं कि दागने के लिए। कोई दुश्मन का पास में हेलीकॉप्टर भी है ना, तो उसको भी उड़ाया जा सकता है इस प्रकार से हम अपने इस एंटी गाइडेड मिसाइल का यूज़ करके। तो ये एंटी गाइडेड मिसाइल जो जैवलिन है ये यूएसए से बिलोंग करता है। हमारा टारगेट है कि यूएसए इंडिया में आके इसकी मैन्युफैक्चरिंग करे, जिससे हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और ये जो बातचीत है एडवांस स्टेज पर जा चुकी हैं, पॉसिबिलिटी है कि यूएसए इस बात को मान जाएगा। जैवलिन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना दोस्तों, जो जैवलिन है ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस थर्ड जनरेशन एटीजीएम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एक एडवांस लेवल का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हमने रशिया से भी इस प्रकार के मिसाइल्स को परचेज किया है। तो हम किसी दूसरे देश के ऊपर में डिपेंडेंसी कम करके, ख़त्म नहीं, कम करके हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। हम यूएसए का भी वेपन सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि यूएसए पहले हमको ये प्रपोजल दे चुका है। तो इंडिया बातचीत कर रहा है, हमें ज़रूरत भी है ऐसे डिफेंस आइटम की, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, इन दोनों ही बॉर्डर पर हमको इस प्रकार के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तैनात करने हैं, लगाने हैं। तो ये हल्का भी है, किसी भी जगह पर, किसी पहाड़ी इलाका पर ले जाओ, ऊपर से नीचे दाग दो या नीचे से ऊपर दाग दो, सोल्जर कहीं से भी इसको दाग सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ये इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो याद रखना को प्रोडक्शन की बात हो रही है बस अभी के लिए, लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा वो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो आपको पता है सीधा जैवलिन मिसाइल के बारे में पूछ लेगा। तो जैवलिन मिसाइल के बारे में क्या पता होना चाहिए, ये इनफ डेटा जो आपके सामने प्रेजेंट है, इतनी मात्रा में डेटा बहुत है, कोई भी क्वेश्चन बना यहाँ से फंस जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो जो न्यूज़ है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि को प्रोडक्शन की बात हो रही है जैवलिन को लेकर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या। मैन पोर्टेबल सिस्टम, एक इंसान, एक सोल्जर अपने कंधे पर रख के दाग सकता है। अपने टारगेट को पहले लॉक कर लिया जाता है, लॉक करने के बाद में ये मिसाइल दाग दी जाएगी। तो ये फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है, एक बार दाग दो फिर उसके बाद भूल जाओ, समझ गए, अपने टारगेट को हिट कर लेगा। तो करंट समय पर अमेरिका की जो रेथॉन टेक्नोलॉजी है और लॉकहीड मार्टिन है, ये इसको डेवलप करता है। तो ये अमेरिका की कंपनी से जो बनाती हैं, और ये मेन बैटल टैंक है। ठीक है, उसके अलावा इसका मेन टारगेट होता है दुश्मन के टैंकर्स को उड़ाना। कोई और आर्मर्ड व्हीकल है, बंकर वगैरह है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
कोई नीचे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर हमारे आसपास से गुजर रहा है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं है, 2.5 किलोमीटर की रेंज है। 2.5 किलोमीटर के दूर के टारगेट को यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट मोड पे काम करता है, जो हमने समझ लिया। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी क्या होती है वो हम समझ गए। इससे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको बड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। एक्चुअली में क्या होगा कि मान लो एक टारगेट है, उस टारगेट को लॉक किया गया, लॉक करने के बाद में हमने उस मिसाइल को दाग दिया, तो अब जो मिसाइल है वो गया, अपने टारगेट को जाकर हिट कर देगा, हमारे सोल्जर पीछे छिप जाएंगे। ठीक है, ताकि दुश्मन का जब पलट कर हमला हो तो उनको कुछ ना हो। ठीक है, उनकी जान ना जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। तो सोल्जर जो है ये मूव भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, लॉन्च करने के बाद तुरंत दुबक सकते हैं कहीं पर भी, अगर दुबकना चाहते हैं तो। समझ गए? या मूव करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का मिसाइल सिस्टम है कि एक बार टारगेट लॉक कर दो, शुरू कर दो, तो अपने टारगेट पर ये जाकर हिट करेगा। टारगेट आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज के समय पर, आज के मॉडर्न वॉरफेयर के समय पर ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे दुश्मन के जो टैंकर्स होते हैं उनके कमज़ोर पोर्शन पर ज़्यादा अटैक करता है। क्योंकि टैंकर्स को बनाया इसी तरीके से जाता है कि उनको कुछ हो ही ना, है ना, कोई डिस्ट्रक्शन उन पे ना मचे। तो टैंकर्स के जो सबसे कमज़ोर पोर्शन है, जैसे टैंकर का रूफ होता है, छत, उसको ज़्यादातर ये अटैक करता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया भारत के लिए बहुत आइडियल है। लद्दाख में, सियाचिन में हम इसको तैनात कर सकते हैं। समझ गए? हमारी इन्फेंट्री यूनिट जो हमारी आर्मी है पैदल वाली, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है बेहतरीन तरीके से। और भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इंडिया की आर्मी मजबूत होगी, इंडिया अमेरिका के रिलेशंस मजबूत होंगे क्योंकि साथ में मिलकर प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तीसरा, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है इसको भी हम प्रमोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रशिया से भी कुछ इस प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हम लोग परचेज कर चुके हैं। रशिया के ऊपर भी निर्भरता है कोंकुर और मिलन जैसे मिसाइल्स को लेकर, तो वो निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास में और भी होगा, विच इज़ यूएस। तो यूएस से भी हम लोग ये परचेज कर पा रहे होंगे और अलग अलग लेवल की टेक्नोलॉजीज होंगी। सर याद क्या रखना है? याद रखने हैं ये 6 पॉइंट्स, छोटी सी समरी है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिवीजन कर लेना। कंट्री ऑफ ऑरिजिन याद रखना, रेंज कितनी है इसकी, गाइडेंस क्या है, और इंडिया यूएस को प्रोडक्शन प्लान की बात हो रही है। दैट्स इट। चलें आगे, अगले न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर में आते हैं। अब ये आर्टिकल अपने पेज नंबर 12 पर है। इसके बारे में तो हम लोग स्टार्टिंग में बातचीत कर चुके हैं जब हम लोगों ने ओवरव्यू देखा। बात क्या हो रही है, शेयर ऑफ अ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल बिलो 30%। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, जो बिजली बन रही है, बिजली दो तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, एक फॉसिल फ्यूल को जलाकर, एक नॉन फॉसिल फ्यूल से बनती है। जब मैं बात करता हूँ फॉसिल फ्यूल से बनती है, तो फॉसिल फ्यूल में क्या हो गया, कोयला जलाकर। और आज भी भारत के अंदर में 75%, 75% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल कोयला जलाकर होता है। याद रखिएगा, वो केवल और केवल कोयले को बर्न करके होता है। हमारा टारगेट यहाँ पर यह है कि हम प्रदूषण को कम से कम करें, लेकिन कोयले से अगर हम बिजली बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, कोयले को जलाओगे तो बहुत सारा कार्बन एमिशन होगा, प्रदूषण होगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी हमको कैसे मिलती है? या तो ये सोलर एनर्जी से मिलेगी, सूर्य की ऊर्जा से। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। सोलर पैनल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सूर्य की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, सूर्य की ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट किया जा सके। तो सोलर एनर्जी ऑप्शन है, या हमारे पास में विंड एनर्जी है, या हाइड्रो एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। तो इंडिया इन एनर्जी में कहाँ कहाँ पर कितना कितना काम कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय पर इंडिया जैसे कंट्रीज़ के ऊपर में बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है। प्रेशर एग्जैक्टली ये है कि भारत को प्रदूषण कम करना होगा, ये वाला प्रेशर है। तो प्रेशर ये कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको थोड़ा सा टारगेट बनाया। सोलर विंड एनर्जी पे थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा काम करने लगे। तो काम करते करते दोस्तों इंडिया ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था। टारगेट ये सेट किया था कि साल 2030 तक भारत जो है ये अपने जो एनर्जी सोर्स हैं उसमें 50% के आसपास क्लीन एनर्जी सोर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को शामिल कर चुका होगा। यानी 2030 तक इंडिया के पास में 50% जो क्लीन एनर्जी का सोर्स होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बन रही होगी, इसकी 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। देखो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग होता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब आपकी क्षमता है कि आप इतना प्रतिशत बिजली को बना सकते हैं, लेकिन जितना एक्चुअल बनाते हैं वो नंबर्स कम होते हैं, वो नंबर अलग होते हैं। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि केवल आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर है वो बहुत कम है। तो इस आर्टिकल में वही बोला जा रहा है कि सर अभी
थोड़े दिनों पहले एक बड़ा डिटेल आया। डिटेल यहाँ पर यह आता है कि इंडिया ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, और अचीवमेंट सर जी ये है कि इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो 2030 के लिए हमने डिसाइड किया था, 5 साल पहले ही हम आगे आ चुके हैं। और भारत अपनी 50% क्लीन एनर्जी पावर कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसको अचीव कर चुका है। यानी भारत के पास में अब इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि 50% के आसपास अगर इंडिया को अपने बिजली की ज़रूरत होगी तो वो क्लीन एनर्जी से बना सकता है, बिना प्रदूषण की बिजली को बना सकता है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि ये 50% सर केवल और केवल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब आपके पास में क्षमता आ चुकी है, लेकिन आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं अभी। आज भी दोस्तों जो क्लीन एनर्जी का बड़ा योगदान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, वो केवल और केवल 30% या 30% से कम है। वो ये आर्टिकल कहता है कि आज भी योगदान 30% से कम है। तो अच्छी बात है कि हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं, ताकत आ चुकी है, लेकिन हमें इस पे और बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। आज हम पीछे रह क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि सोलर एनर्जी की बात करेंगे या विंड एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमेशा तो बनती नहीं है, 24 घंटे तो चलेगी नहीं। जब सूरज चमकेगा तब बिजली बनेगी, जब सूरज ढल जाएगा तब बिजली नहीं बनेगी। प्रॉब्लम तो यह है। अब क्या होता है कि जब सूरज चमकेगा बिजली बना लेंगे, तो उसको स्टोर करके अगर हम रख लें तो काम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इंडिया के पास में बैटरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है कि हम स्टोर नहीं कर पाते उस एनर्जी को। जब स्टोर नहीं कर पाओगे तो रात में आप सोलर एनर्जी यूज़ नहीं करोगे, रात में फिर से वही कोयले जलाकर जो बिजली बन रही है उसी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। समझ रहे हैं? तो हमें इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अगर रियल उसमें बदलना है तो हमें कुछ सेक्शंस के ऊपर काम करना होगा। भारत के अंदर में बैटरी स्टोरेज सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, जब बिजली बने तो उसको स्टोर करके रख सकें, जिससे जब सूरज ढल जाएगा, हवा नहीं चलेगी, तो बेसिकली वो बिजली जो हमने बैटरी में बचा के रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे यहाँ पे क्या होगा? कोयला कम जलेगा, प्रदूषण कम होगा। ये होगा हमारा एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल इंस्टॉल्ड एनर्जी जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे या बना रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वो एक्चुअल नंबर बिल्कुल अलग होता है, याद रखिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अगर आप आज के समय का सिनेरियो देखोगे तो सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं CUF, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, मतलब जो दिखाया जा रहा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो नंबर है वो अलग है। तो जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है इंडिया की वो 20% है केवल, विंड एनर्जी की 25 से 30%, जबकि कोयले की बात करोगे तो कोयले से 60% के आसपास यहाँ पर आप कह सकते हैं इसकी वो कैपेसिटी है। न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी यहाँ पर और भी ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम यह है कि आज हम न्यूक्लियर एनर्जी में भी बड़े लेवल पर काम नहीं करते। हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो है कोयले के ऊपर। ये खुद आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि भले ही चाहे कुछ भी हो, कोयले के ऊपर निर्भरता कम नहीं हुई है। इंडिया आज भी 75% जो भारत की एनर्जी मिक्स है वो कोयले जलाकर ही बनाई जाती है। तो हमें सोलर एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% तक पहुंच गए, इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को वाकई में हमें यूज़ में लेकर आना होगा। यूज़ में लाने के लिए वो हमें सुधार करना होगा, क्योंकि ये आर्टिकल ये बताता है कि आखिरकार वो कारण क्या है जिस वजह से ये मिसमैच हो रहा है, कि भाई इंडिया को आगे क्या क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी इस क्षमता को, क्योंकि अभी केवल ये क्षमता है, इसको एक्चुअल सप्लाई में हम कैसे बदल सकते हैं। तो एक्चुअल सप्लाई में बदलने के लिए हमें बहुत कुछ अचीव करना होगा। हालांकि बहुत सारे काम बेटर तरीके से करे गए हैं, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जो ये 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसको एक्चुअल सप्लाई में कन्वर्ट कीजिए दोस्त। इसको एक्चुअल सप्लाई में कन्वर्ट करना इज़ द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आज भी आप कोयला जला रहे हैं। तो एक्चुअल सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देश के बैटरी स्टोरेज पे काम करना होगा, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो केवल और केवल दिन में अवेलेबल है, रात में अवेलेबल नहीं है। तो भाई अगर आपके पास में बैटरी स्टोरेज बहुत अच्छा है तो आप उस सरप्लस पावर को, जो एनर्जी बनाई थी दिन में, उसको स्टोर करके रख पाओगे और रात में उसको यूज़ कर पाओगे। या फिर क्या कर सकते हो, इंडिया के जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, उसको इस तरीके से बना लो कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट की हुई पावर की सप्लाई दी जाए। लेकिन वो वाली टेक्नोलॉजी भी आज हमारे पास में नहीं है। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम तो कर रहे हैं, उसके सप्लाई के ऊपर, एक्चुअल सप्लाई के ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। समझ गए? तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है सर कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो यहाँ पर दिन और रात का इस्तेमाल करो, सेम है, सेम खर्चा आ रहा है, सेम यहाँ पर कोयला जल रहा है, तो
तो अगर आप दिन में सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, रात में कोयले से जली हुई एनर्जी यूज़ करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस रिन्यूएबल एनर्जी का। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को या क्लीन सोर्स को सही तरीके से लागू करना चाहते हैं, वाकई इंडिया को दुनिया में एक एग्जाम्पल की तरह दिखाना चाहते हैं कि भारत ने क्लीन एनर्जी को सही तरीके से लागू किया। देखो, आज हमारे पास में ये क्षमता भी है और हम एक्चुअल सप्लाई भी कर रहे हैं। तो उसके लिए अपने ग्रिड स्ट्रक्चर को स्मार्ट कीजिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारा रिन्यूएबल सेक्टर है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो सरप्लस सोलर और विंड एनर्जी है, इसमें हम बैटरी में स्टोर करके रख सकें। स्टोर जब कर लेंगे तो शाम को या ऐसे समय पर जब सूरज की गर्मी नहीं है, तो उस समय पर तो यूज़ कर सकें। जब सूरज अपने अंदर में इतना सक्षम नहीं है बिजली को बनाने में, या सोलर पैनल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पर स्टोर हुई हुई एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा कदम और तीसरा वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन ये दिया गया है, एक कंबाइन सोलर विंड हाइड्रो स्टोरेज बना लो, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर वाली जो एनर्जी है, सबको एक जगह पे सेटअप कर लिया जाए और यहाँ से पावर सप्लाई करो देश में, जो 24 आवर सप्लाई करे। भाई, हवा नहीं चल रही होगी, धूप निकल रही होगी, धूप नहीं निकल रही होगी, हवा चल रही होगी, ये नहीं होगा तो पानी से भरी हुई बिजली होगी। तो बेसिकली क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी कहीं ना कहीं ऑल राउंड 24/7 कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोसेस में होगा। तो ये काम करने होंगे। अभी हम इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में बहुत पीछे हैं, तो ये अपग्रेड करना ज़रूरी है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में। ये जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन जो है ये मेंस का पूछा जा सकता है आप लोगों से। एक क्वेश्चन ज़्यादा रेलिवेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न कहता है, डिस्पाइट हैविंग 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, यानी 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होने के बावजूद भी इंडिया की जो एक्चुअल बिजली की सप्लाई है वो केवल और केवल 30% से कम है। तो आपको कारण बताना है कि क्या कारण है और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो गैप बन रहा है कि कैपेसिटी इंस्टॉल्ड क्षमता इतनी है लेकिन असल में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, तो इस गैप को हम भर सकते हैं। तो उसके पीछे के उपाय क्या हैं ये आपको बताना है। 250 शब्दों में लिखना आंसर। लिखने के बाद में अगेन सबमिट करने का तरीका पहले बता चुका हूं, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, वहां पे आपको जाकर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, तो ये वाला जो आर्टिकल है हमारे पेज नंबर 3 के ऊपर में प्रेजेंट है। एग्जैक्टली क्या बात करता है, गुजरात ने भारत का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो जो गुजरात है ये भारत का पहला राज्य बना है जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जेनेटिक्स को एनालाइज करेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जीन की स्टडी करेगा। जब मैं बोल रहा हूँ जीन की स्टडी करेगा, जेनेटिक्स को एनालाइज करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है जीन सीक्वेंसिंग करेगा। अब जीन क्या होता है भाई, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में आपको पता है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, एडेनिन, साइटोसिन, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं उसको यहाँ पर एनालाइज करना। डीएनए में क्या क्या चीज़ें अलग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशंस के डीएनए कैसे अलग हैं, क्योंकि डीएनए को ही स्टडी करके पता चलता है कि भाई इन सबको हेल्थ का किस चीज़ का खतरा है। ठीक है, इनके बॉडी में किस चीज़ का ये इशू है, समस्याएं हैं, तो वो डीएनए को स्टडी करके पता चलेगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने ट्राइबल जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकेंगे। तो गुजरात ने अभी पहला कदम उठा दिया है, भारत का पहला राज्य बन चुका है गुजरात जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डीएनए को एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा। और जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत लगभग 2000 ऐसे लोग होने वाले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो गुजरात के 17 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उनके जेनेटिक डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद में इसको स्टडी करेंगे। इस प्रोजेक्ट को लागू कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने वाली गुजरात की ही बॉडी है जिसका नाम है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। खबर यह है कि गुजरात इंडिया का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला राज्य बन चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन को टारगेट करता है। इस प्रोजेक्ट से मदद मिलेगी, हम अपने ट्राइबल पॉपुलेशन जितनी भी जनजातीय ये कम्युनिटी हैं, इनके जब डीएनए होंगे, डीएनए को एनालाइज करेंगे तो उनकी हेल्थ के बारे में पता चलेगा, हेल्थ को लेकर क्या रिस्क है, और भी जेनेटिकल स्ट्रक्चर उनके पता चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है, तो वो हो गया गुजरात। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला बॉडी कौन सी है, गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। गुजरात के स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए यह आर्टिकल और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2000 ट्राइबल इंडिविजुअल्स का डेटा हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि इनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा।
है ना, जीनोम डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और इस डेटाबेस में क्या होगा, हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई जीन को लेकर स्पेशली कौन कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनको रिस्क रहेगा। अब ये जितना भी जेनेटिक्स का डेटा हम इकट्ठा करेंगे, इससे होगा क्या, इससे एक्चुअली में हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा बड़ा है, या कौन कौन सी बीमारियां ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा फैल रही हैं, जिसमें डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी समस्याएं किस लेवल पर हैं, ये हमको जानकारी मिलेगी। और जब ये जानकारी मिल जाएगी तो हम इससे ट्रीटमेंट भी अच्छा बना पाएंगे, है ना, क्योंकि उनके जेनेटिक्स अलग हैं, हर व्यक्ति के जेनेटिक्स अलग हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनके जेनेटिक्स के हिसाब से हम बढ़िया ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ट्रीटमेंट तो तभी दे पा रहे हैं, ट्रीटमेंट तो तभी बना पाएंगे ना जब उनके जेनेटिक प्रोफाइल के बारे में हमको पता होगा। तो पहले इनके जेनेटिक प्रोफाइल के बारे में स्टडी करना, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है इन सभी लोगों में, या कौन सी बीमारी का खतरा है, उसको एनालाइज करना, फिर उसका ट्रीटमेंट तैयार करना। इससे क्या होगा, जो ट्राइबल पॉपुलेशन, अक्सर यहाँ पे इनके हेल्थ केयर की कहीं पर बात नहीं होती, तो हम इनके हेल्थ केयर की बात कर रहे होंगे इस जीनोम इंडिया इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार हमने ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर ही फोकस क्यों किया है, क्योंकि गुजरात में दोस्तों ट्राइबल कम्युनिटीज़ की संख्या है, बहुत बड़े लेवल पर है। 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में दोस्तों ये ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलता है गुजरात में। और मैंने आपको बताया ट्राइबल पॉपुलेशन के जो जेनेटिक्स हैं वो और भी फार अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, और हेल्थ केयर उनको मिल नहीं पा रहा है, तो हम लोग मेडिकल रिसर्च में बढ़िया इनिशिएटिव ये इसके आधार पे काम कर रहे हैं कि भाई इनके जेनेटिक्स का डेटा इकट्ठा करके उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, पता लगाया जाए भाई इनमें कौन समस्या हैं और उन समस्याओं को कैसे डील किया जा सकता है, कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से कैसे लड़ा जा सकता है, या उसका ट्रीटमेंट हम लोग लेकर आएँ। ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसके लिए किया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम क्या करते हैं, डीएनए जो होता है, स्पेशली मैंने आपको बताया ना, जैसे आप डीएनए देखोगे तो डीएनए में बीच में ऐसे आपने बने हुए देखे होंगे, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनके पेयर मैच होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये सब आप देख पाते हैं। ये किस तरीके से लगे हुए हैं, किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, उसको मैच करना, कौन कौन से डीएनए में किस तरीके से बदलाव होते हैं, म्यूटेशंस कैसे हो रहे हैं, उसको यहाँ पर पता लगाना, तो वो सब जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर में किया जाता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए है वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशली हेल्थ केयर के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नाउ प्रीलिम्स के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, 4 पॉइंट्स ये दिए हैं, और यही टॉपिक आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, और मेंस में अलग तरीके से पूछा जाएगा, कुछ इस प्रकार से कि भारत का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, इसका मेन पर्पज़ है जो साइंस और सोशल इक्विटी के बीच में गैप है उस गैप को भरना, और इसका मेन पर्पज़ है ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट पे काम करना। तो इसको लेकर एक आंसर लिख सकते हैं, आंसर का पूरा स्ट्रक्चर आपको ये नीचे दिया गया है। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे मेंशन करना है कि हाँ ये गुजरात ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के पहले इस प्रकार के प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला गुजरात ही तो है। तो आप उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को समझाएंगे कि हमें ये ज़रूरत क्यों है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस इस तरीके से हम सटीक मेडिसिन बना पाएंगे, जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पता लगा पाएंगे, ट्राइबल पॉपुलेशन को लंबे समय तक बचा पाएंगे, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन में बीमारी फैलने का बड़ा डर रखता है ना, उसके अलावा इनको हेल्थ केयर इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिख के अपने क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ख़त्म हुआ ये भी आर्टिकल। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब ये है पेज नंबर 6 और शुरू हो रहा है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो एडिटोरियल में दोस्तों हमारे पास में 3 एडिटोरियल हैं। ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करता है, थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे इसको। पहले हमारे लिए सबसे काम का जो एडिटोरियल है वो दोस्तों ये है। ठीक है, इस एडिटोरियल में बात हो रही है सेव हेवेंस नो मोर। सेव हेवेंस की बात करते हैं तो आजकल जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस आ रहे हैं महिलाओं के साथ में, हैरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, वो स्कूल से भी निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज, उसके अलावा हॉस्पिटल्स को भी आप लोग देख लो। हॉस्पिटल्स के अलावा ऑफिस में ऐसे केस निकल कर आते थे, वर्किंग ऑफिस जो है वहाँ पर भी सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस आते थे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये सारी की सारी वो जगह है जिसको हम कई बार सेफ मानते हैं कि भाई यहाँ पे क्या खतरा हो सकता है। व्यक्ति जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जा रहा है, या काम करने के लिए जा रहा है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने जा रहा है, ऑफिस में वर्क करने के लिए जा रहा है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इतने सारे केसेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से चर्चाएं ही चर्चाएं हैं कि भाई ऐसा ही तो नहीं है। आज यहाँ पे जो मतलब एक आइडियोलॉजी है ना, या काफ़ी हद तक लेवल पर जो दरिंदगी है कुछ चीज़ों पे, वो बहुत बड़े स्तर पर जा चुकी है, जिसको रोकना करंट समय पर ज़रूरी है। मैं आपको केस बताता हूँ क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, या ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है राइटर के थ्रू। क्योंकि ये केस है दोस्तों 14 जुलाई का। 14 जुलाई को 20 साल की एक बच्ची होती है जो फ़ाकिर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज, ये कॉलेज कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस कॉलेज की यहाँ पर ये
कह सकते हैं कि विद्यार्थी है, ठीक है, 20 साल की यहाँ पर लड़की है। और ये 20 साल की लड़की करती क्या है, ये अपने आप को आग लगा लेती है। अब एक इंसान अपने आप को जब ख़त्म करता है तो तरीके अलग अलग होते हैं। तरीके ये होते हैं कि एक झटके में उसकी जीवन चले जाता है, लेकिन अपने आप को आग लगा लेना, ठीक है, और कितनी देर तक सफ़र किया, उसने अपने आप को जला लिया। ये है दोस्तों यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन का केस निकल कर आया। वो बीएड की छात्रा थी और ये एक्सट्रीम स्टेप लिया क्यों? कारण यहाँ पर यह है कि उसके साथ में इसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के थ्रू कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, ठीक है। जो बीएड की जो स्टूडेंट है उसने एक्सट्रीम स्टेप उठाया और ये एक्सट्रीम स्टेप प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ही यहाँ पर होता है दोस्तों। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, ये अपने आप को आग लगाया। क्यों? क्योंकि वो लड़की बार बार कोशिश कर रही थी, वो कंप्लेंट्स कर रही थी, इवन ऑफिसर्स तक पहुंची, सीएम तक पहुंची, एमएलए तक पहुंची, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लास्ट में वो असहाय हो गई, हेल्पलेस हो गई कि हाँ भाई कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कि हाँ उसके साथ में कोई सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, उस केस की सुनवाई हो, ठीक है। तो वो अपनी कंप्लेंट लेकर जा रही थी कि उस लड़की जो बच्ची जो है उसके सीनियर टीचर ने उसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। अब वो प्रिंसिपल ऑफिस गई, जगह जगह सब जगह उसने यहाँ पर बताया, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो टीचर जिसकी बात हो रही है वो है समीर साहू, प्रिंसिपल जो है जिसका नाम है दिलीप घोष, ये अरेस्ट करे गए। क्यों? क्योंकि वो जो बच्ची है क्या उसका कोई जीवन नहीं है, ठीक है, 20 ईयर्स, केवल 20 साल की, जो लगातार कोशिश करती रही, कोशिश करते करते यहाँ पर उसने मतलब एक जस्टिस की मांग की थी बस, कि उसके साथ में सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, वो एक जस्टिस चाहती है। लेकिन किसी ने यहाँ पर उसकी कंप्लेंट पे एक अटेंशन तक नहीं दी। किसी ने अटेंशन किया, किसी ने सुनने की कोशिश भी नहीं की। वो जगह से जगह यहाँ पर कह सकते हैं भटकती रही, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तक यहाँ पर पहुंची, सभी जगह पर पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी एक्शन उसके लिए नहीं लिया गया। लास्ट में यहाँ पर उसको जब कुछ लगा ही नहीं कि हाँ भाई कोई सुनने के लिए है नहीं, तो उसने लास्ट में सेल्फ इमोलेशन कर लिया। समझ गए? यह केस निकल कर आता है ओडिशा से। यह केस दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले का है। अब पिछले साल का सुनो, ये तो हो गई स्कूल की बात, कॉलेज की बात। कॉलेज को जो हम सेफ कहते हैं वहां पर ये कंडीशंस आए। 2024 का केस पिछले साल का बता रहा हूं, पिछले साल आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये एक लॉ कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, लॉ कॉलेज स्टूडेंट हुआ करती थी और उनके साथ में गैंग रेप हुआ। कहां पर? हॉस्पिटल के अंदर में, इस कैंपस के अंदर में। समझ रहे हैं? सॉरी, ये मतलब एक कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, उनको ब्रूटल निर्दयी तरीके से यहाँ पर मारा गया, निर्दयी तरीके से यहाँ पे मारा गया, बंगाल में रेप हुआ। ये केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का है। एक जो लॉ कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ वो अलग केस है, वो अलग केस है, वो भी इसी जून के महीने में हुआ है। तो ऐसे केसेस यहाँ पर लगातार निकल रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमारे पास में इतने सारे लॉज हैं, इतनी सारी कमिटीज़ हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? क्या हमने उस कमिटीज़ के जरिए कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया? जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद ओडिशा की सरकार सभी कॉलेज से कहती है कि भाई सारे कॉलेज अपने कॉलेज में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कोई नया ये प्रोविज़न नहीं है, ये प्रोविज़न बहुत पहले का है। साल 2013 में ऐसे मामलों को डील करने के लिए सरकार एक एक्ट लेकर आती है, नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस 2013, कि वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है तो उसको डील करने के लिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, कोई और इंस्टीट्यूट हो, उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, ताकि वो बच्ची या वो महिला जिसके साथ में जो हुआ है वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए, उसके साथ में ऐसा हुआ है। और ये कमेटी फिर एक्शन लेगी उस व्यक्ति के खिलाफ जो एक्यूज्ड होगा। समझ रहे हैं? सारे एविडेंस को इकट्ठे करके। तो ये कमेटी बनाने के लिए तो 2013 में बोला गया था, अभी तक किसी ने ये कमेटी नहीं बनाई। वो बच्ची भी तो अपनी कंप्लेंट ही दर्ज करवाना चाहती थी, वो चाहती थी उसकी कंप्लेंट पर कोई अटेंशन दे, वो समझे कि उसके साथ क्या हुआ है। वो भले ही 20 साल की हो, लेकिन उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ सोसाइटी में नहीं पता है ना कुछ लोगों को, ये है प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये उठना चाहिए था। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये सब कुछ हो गया, यह पूरा इंसिडेंट हो गया, तो ओडिशा की सरकार क्या कहती है? क्या सभी कॉलेजेस को कहती है ये कमेटी बनाओ। अगर यही काम पहले कर लिया गया होता तो वही तो चीज़ है ना, तभी तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब यही काम पहले कर लिया गया होता, पहले ये कमेटी बनवा दी गई होती, तो आज उस बच्ची की जान ना जाती। समझ रही है? ट्रैजिक डेथ ना होती। लेकिन हो क्या रहा है, हम जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर एक्शन में आते हैं
और एक्शन में आने के बाद भी क्या किया आपने, उस कमेटी को बनाने का बस खाली एक ऑर्डर दे दिया है, इंस्पेक्शन आगे भी नहीं होगा कि वो कमेटी बन गई है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होने वाला और ये मामला कुछ महीने बाद दब जाएगा, थोड़े समय के लिए लोग रो लेंगे, याद कर लेंगे, बात खत्म। जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, वो इस चीज से यहां पर दिखाई देता है। तो लॉज हर चीज के हैं, लेकिन लॉज को लागू करना बहुत जरूरी है, जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। ये देखोगे जो एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट से खुद पब्लिश करी गई है। ये रिपोर्ट 2023 की अभी रिलीज होना बाकी है। 2023 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन 2022 की रिपोर्ट तो चौंका देगी। 2022 में ये कहते हैं 4,45,256 केसेस हैं क्राइम्स के, जहां पर एक अपराध हुआ है किसी महिला के अगेंस्ट में, ये केसेस रजिस्टर करे गए हैं। और आप समझो जो केसेस रजिस्टर नहीं होंगे वो कितने होंगे। तो ये टोटल नंबर तो हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। वो भी 2022 का डेटा है, और ये डेटा किसका है, खुद सरकारी डेटा, एनसीआरबी का डेटा है। तो मेजोरिटी ऑफ क्राइम जो अगेंस्ट वेमेन हो रहे हैं वो रजिस्टर करे गए हैं कि हस्बैंड के थ्रू क्रुएल्टी की जा रही है, रिलेटिव्स के थ्रू क्रुएल्टी की जा रही है। अब ऑब्वियसली क्राइम्स रजिस्टर होते हैं, इसमें से बहुत सारे फेक केसेस भी होते हैं, लेकिन उस फेक केसेस की वजह से ये रियल इंसिडेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस को इंप्रूव करना होगा, एविडेंस को इकट्ठे करने में आपको पूरी टीम लगानी होगी। वो आप काम कर सकते हैं, अपने काम को बेटर कर सकते हैं। ये नहीं कि फेक केसेस के चक्कर में नॉर्मल केसेस को इग्नोर कर दिया जाए, ये ऐसे ब्रूटल केसेस को इग्नोर कर दिया जाए। समझ रहे हैं, यही बात हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली कि एग्जैक्टली मामला चल क्या रहा है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। इस एडिटोरियल को लेकर ये कुछ बातें हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल कहता है। अब देखो, इस आर्टिकल का मैंने एक फाइनल थॉट ऐड किया था, उस फाइनल थॉट को हम शुरू में ऐड करेंगे। आप मान लो आंसर लिख रहे हो उसमें, तो ये चीज़ ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। क्या है, व्हेन इंस्टीट्यूशंस, जब जो संस्थान है जो प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है वो जब चुप हो जाए, तो जब डैमेज होता है ना, वो डैमेज अपराध से भी ज़्यादा भयानक, ज़्यादा गहरा होता है। इंडिया के पास में भी लॉज हैं, लेकिन हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, एम्पैथी और वेमेन की तरफ काम करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा फील सेफ कर सकें। स्पेशली आज के समय पर तो स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेसेस पर यहाँ पर वो सेफ नहीं है। ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है करंट समय पर, जिसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। समझ गए, क्योंकि एक केसेस नहीं है दोस्तों, ये मैं तो आपको 2 केसेस बताएं, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। तो ओडिशा वाला केस अभी डिस्कस किया, आरजेकर वाला केस है, लॉ कॉलेज वेस्ट बंगाल से एक और केस आता है, ठीक है, और यहाँ पर बेंगलुरु से एक और केस आता है जहाँ पर एक स्टूडेंट का रेप होता है, ठीक है, और लेक्चरर्स को अरेस्ट किया गया। भाई कैसे लेक्चरर्स, कैसे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स को अरेस्ट किया गया। फिर एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है दिल्ली के अंदर में। क्या ही कंडीशंस हैं। ये जो प्लेस आपको देखने को मिलेंगी सेफ हेवन मानी जाती है, बट आज के समय पर यही सब जगह एक कह सकते हैं कि खतरा बन चुका है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, या फिर कह सकते हैं एक ट्रॉमा सेट कर देता है दिमाग के ऊपर में कि यार एग्जैक्टली कैसे क्या किया जाए। तो करंट समय पर एक्शन में आना जरूरी है। जो 2013 में लॉ में लिखा गया था वो आपने आज तक लागू नहीं किया, यही तो समस्या थी ना, कि लॉ है, लागू करने का तरीका नहीं पता। और वो है इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी। ये इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी आपको बनानी थी, सभी जगह बनानी थी, लेकिन आज हर जगह पे ये कंप्लेंट कमेटी मिसिंग है, ना ही ऑफिस में, ना ही स्कूल्स में, ना ही कॉलेजेस में। तो फटाफट बनाओ। अब ये हादसा हो गया तो ओडिशा के सीएम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताते हैं, इस चीज़ के बारे में अनाउंस करते हैं कि भाई ये कमेटी बनाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर बनाओ। यही स्ट्रिक्टनेस आप अपनी पहले दिखा देते, 24 घंटे के अंदर अंदर ये कमेटी बनवा देते, तो शायद ये आर्टिकल आज हम डिस्कस ना कर रहे होते। समझ रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया क्राइम अगेंस्ट वेमेन जो है ये डेटा भयानक है, 2022 का, 2023 का तो डिटेल्स अभी आई नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हम करें क्या, चिंता क्या है। वही जो बार बार बता रहा हूं, वही है कि जो विक्टिम होता है, जो जिसके साथ में बुरा हुआ है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जस्टिस मिल नहीं पाता, या जस्टिस इतना देरी से मिलता है कि उस व्यक्ति का खुद उस केस में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कि वो क्या करे। उसको इतनी ज़्यादा शुरुआत में परेशानी हुई थी, वो सिस्टम से ट्रस्ट खत्म कर देता है। हमारे आईपीसी के अंदर में प्रोविजंस हैं रेप, असॉल्ट, हैरासमेंट के, वो सारे के सारे प्रोविजंस कहाँ हैं? अगर ये सब चीज़ें लागू नहीं होंगी तो इससे एक इंसान का जीवन समाप्त होगा, और बच्चों में, आगे भविष्य के बच्चों में डर पैदा होगा, ट्रॉमा सेट होगा। लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, ड्रॉप आउट करवा देंगे हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन बच्चियाँ जा ही नहीं पाएंगी। इन संस्थान के ऊपर जो कॉलेज, स्कूल, पुलिस, हॉस्पिटल्स, ऐसी संस्थान जो आज लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, वो उसमें एक कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट लोगों का वो खत्म हो जाएगा।
और वो सब तो छोड़ो, अगर ये सब चीज़ें चलेंगी तो इंडिया की इमेज क्या सेट होगी ये तो बताओ, वेमेन सेफ्टी को लेकर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको डील करना ज़रूरी है। तो सर हमारे सामने सवाल ये है, हम इसको डील करें कैसे, हमें करना क्या चाहिए ये बताओ लास्ट में। तो लास्ट में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो पहला वे फॉरवर्ड है दोस्तों, रिकमेंडेशंस में देखोगे तो पहला वे फॉरवर्ड कहता है कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई थी, फटाफट जितना जल्दी, अब तो एक केस हो गया, अब तो भविष्य में बचाना है ना, जितना जल्दी हो सके कंप्लेंट्स कमेटी बनाइए और इनके इंस्पेक्शन कीजिए, काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी अकाउंटेबल होना दर्शाइए कि भाई ये भी जवाबदेही है, ये बच जाते हैं हमेशा। कोई स्कूल का केस होता है, प्रिंसिपल कर क्या रहा था उस समय पर जब स्कूल में ये सब हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उसके पास कंप्लेंट गई, उसने सुना नहीं, तो वो क्या जवाबदेही यहाँ पर नहीं होगा? ऑफिस का एचआर हेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इन सबको पर्सनली अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है, तभी एक्शंस लेंगे। फिर बात आती है स्पीडी जस्टिस। अब ये केस जाएगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर चलता रहेगा, डिले पे डिले होता रहेगा, लोगों का विश्वास न्याय से ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ऐसे केसेस को डील करने के लिए कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, जिससे जल्द से जल्द केसेस को डील किया जा सके। अपने टीचर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है, स्टाफ को ट्रेन करना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। और जेंडर राइट्स के बारे में शुरुआती तौर पे बच्चों को बताना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना ज़रूरी है, हेल्पलाइन नंबर्स देने ज़रूरी हैं, कंप्लेंट एप्लीकेशन बनाओ, पैनिक बटन कैंपस में बनाओ, जिससे यहाँ पर ये सब सपोर्ट मिल सके। अदरवाइज़ यहाँ पर आने वाले समय पर अगर जो गर्ल है उनमें एजुकेशन रेट कम हो जाए तो इससे शॉक मत होना, अगर ये चीज़ें ऐसी बरकरार रहेंगी तो। समझ रहे हैं? चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला जो एडिटोरियल है दोस्तों, ये बात करता है अर्थक्वेक स्ट्रक्चर के बारे में। ये बात करता है कि कैसे जो टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट किस तरीके से भविष्य में इंडिया के लिए प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। ये एडिटोरियल पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है राइटर ने, तो बाला सुब्रमण्यम गोविंदा स्वामी हैं, और ये बात करते हैं कि इंडिया को आज के समय पर अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की बिल्डिंग जापान चाइना के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर है। जापान चाइना में भूकंप बहुत आते हैं, फिर भी इतनी तबाही नहीं मचती। इंडिया में भूकंप कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो बड़ी तबाही मचती है, काफ़ी लोगों की जान जाती है। एक सबसे बड़ा भूकंप आया गुजरात में भुज में, वो हम लोगों ने देखा 2001 में, 20,000 लोगों की जान गई। दिल्ली का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा कह सकते हैं कमज़ोर है। नोएडा में बिल्डिंग्स हैं, एक अपार्टमेंट में पहले रहता था भाई, वहाँ पर आप कहोगे ना जो रेलिंग वगैरह है, मैं 11वें फ्लोर पे था, ठीक है, तो रेलिंग वगैरह है वो बिल्कुल मतलब हिल डुल रही है, बिल्कुल कमज़ोर सी है, और जो प्लास्टर है वो छूट छूट के गिर रहा है। प्लास्टर क्या, वो ऐसे लग रहा था जैसे रेता है। तो इस तरीके से बिल्डिंग्स यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। वो बिल्डिंग्स क्या, वो एक तरीके से ग्रेव ही कह लो उन सबको, इंसान रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कभी भी कोई बड़ा भूकंप आता है, बड़े मैग्नीट्यूड का आता है, तबाही बहुत बड़ी मचेगी। जिस तरीके से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आगे का यहाँ पे भविष्य दर्शाता है कि एक बड़ा भूकंप आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल कह रहा हूँ, ऐसी टेक्टोनिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब देखो होता क्या है कि अभी मतलब ये आर्टिकल अचानक से हम क्यों डिस्कस करने लगे, भूकंप वगैरह आया है क्या? हाँ, अभी याद होगा दोस्तों, अभी लगभग 7 दिन पहले 10 जुलाई को दिल्ली में एक भूकंप आता है। हालांकि उसकी वजह से कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये वार्निंग का साइन है। वार्निंग का साइन यह है कि भारत किसी बड़े भूकंप के झटके लिए तैयार नहीं है। कभी भी बड़ा झटका आ जाएगा, हम रेडी नहीं हैं। स्पेशली हमारा दिल्ली, गुवाहाटी और भुज जैसा शहर, ऐसे शहर जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने खड़ी कर दी हैं, तमाम उसमें लोग रह रहे हैं, वो सब के सब आज के समय पर खतरे में हैं। तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि भारत को आज के समय पर एक अर्जेंटली बड़े प्लान की ज़रूरत है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। भाई बिल्डिंग्स जितनी भी पुरानी हैं उनको रिप्लेस करो, उनके बदले आप दूसरी बिल्डिंग बनाओ, या अभी थोड़े समय की है और आपको पता है उसकी क्वालिटी बेकार है, तो आसपास उसके सपोर्ट लगाओ, फाउंडेशंस, पिलर्स जो भी लगाने हैं लगाओ, उसको मजबूत करो, जिसको बोलता है रेट्रोफिट करना, यानी पुरानी बिल्डिंग्स की मजबूती को बढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नीचे प्लेट्स के अंदर में बदलाव हो रहा है, वो तेज़ी से हो रहा है, और ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से इंडिया करंट समय पर रिस्क पर है, हाई रिस्क पर है। क्योंकि जब प्लेट्स मूव करती हैं, नीचे जो हमारी प्लेट्स प्रेजेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मूव करती हैं, आपस में टकराती हैं, तभी तो भूकंप आता है। तो इंडिया जो है वो इंडियन प्लेट पर है। अब इंडियन प्लेट पर इंडिया तो है, सिंपल सी बात है, लेकिन हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट ऊपर रशिया चाइना वाली प्लेट से टकराती है, और वहीं से तो हिमालयाज बने हैं। हिमालय फोल्ड माउंटेन है,
है ना, हिमालयाज फोल्ड माउंटेन है। वो फोल्ड माउंटेन जब हमारी इंडियन प्लेट वहाँ से टकराई तभी वो बने। तो दोस्तों यहाँ पर बोला ये जाता है कि जब ये प्लेट टकराती हैं इसमें से जो प्रेशर रिलीज होता है उसको हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कितना खतरनाक है वो देखने को मिलता है। अगर मैग्नीट्यूड 8 का या 8 से ज़्यादा है तो समझ जाना ये बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। और हमारे साइंटिस्ट ये कह चुके हैं कि जो हिमालयाज हैं वो एक अर्थक्वेक पेंडिंग में चल रहा है, एक अर्थक्वेक नहीं आया है जो आना बाकी है। और वो अर्थक्वेक होगा 8 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा का, जिसकी वजह से इंडिया, नेपाल, भूटान में तबाही मचेगी। लगभग 300 मिलियन लोग अफेक्ट हो सकते हैं। 300 मिलियन लोग कहीं ना कहीं संकट में हो सकते हैं। ऐसा अर्थक्वेक आना बाकी है। जब हमें पता है ये होना है, आना बाकी है, क्योंकि ये सब ज्योग्राफिकल केसेस पर आधार पर बताया जा रहा है। जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो भाई इंडिया के मेजोरिटी ऑफ शहर जो है दोस्तों वो जोन 4 और जोन 5 वाले हैं, जोन में हैं, जहाँ पे भूकंप से खतरा सबसे बड़ा है या भूकंप का खतरा सबसे बड़ा है। तो उसको डील करना ज़रूरी है। आपको पता है ना, इंडिया को 5 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। 5 सेस्मिक जोन्स का मतलब क्या होता है कि ये 5 जगह हैं जहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 करके देखा जाता है। जोन 5 वो जगह है, ये रेड वाली जगह है जहाँ पे भूकंप के रिस्क सबसे ज़्यादा हैं, बहुत भूकंप आते हैं, तबाही ज़्यादा मचेगी। फिर ऑरेंज वाला जोन जो है दोस्तों वो जोन 4 में है। फिर ये येलो वाला जो जोन जो है ये जोन 3 में है। और जो ये ब्लू वाला जोन है ये लो रिस्क जोन है, यहाँ पर भूकंप नहीं आते। समझ गए। लेकिन दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली दोस्तों जोन नंबर 4 में है। डेंजरस कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है। चंडीगढ़ हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब जोन 4 में आता है। यानी भूकंप का रिस्क इन एरियाज में बड़ा है। जोन 5 में देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा, कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, कच्छ, गुजरात का, इन सबको सबसे बड़ा खतरा है। तो दिल्ली जोन 4 में होने के बावजूद भी आज दिल्ली में 80% से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं दोस्तों वो अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स है ही नहीं। जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनका जो एग्जैक्ट कोड है, जो नियम फॉलो करे गए हैं वो बहुत पुराने हैं। तो आज हमें वैसी बिल्डिंग्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है 5000 से ज़्यादा गगनचुम्बी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ऊंची ऊंची हैं। 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं पर भी मेजर अर्थक्वेक आया तो डैमेज, जो खतरा है, ये जो तबाही मचेगी वो बड़ी मचेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लॉस होगा, लेकिन जो ह्यूमन लॉस होता है ना वो और भी दर्दनाक होता है। साल 2001 में भुज अर्थक्वेक हुआ। भुज अर्थक्वेक की वजह से 20,000 से ज़्यादा जो लोग हैं दोस्तों वो मारे गए। ऐसा सिमिलर इवेंट दिल्ली में हो सकता है जो कैटास्ट्रॉफिक होगा, बिल्कुल डिजास्टर होगा। तो इसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। इंडिया के साथ गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि आज हमारे पास में जो लॉज हैं, बिल्डिंग्स को बनाया जाता है तो कैसा कंक्रीट यूज़ करना है, कैसा स्टील यूज़ करना है, कितना मजबूती से बनाना है, उसके लॉ होते हैं। हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। क्यों? पैसा बचाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर सोचता है यार इतना कंक्रीट क्या करेंगे डाल के, इतना स्टील क्या करेंगे लगाकर, थोड़ा थोड़ा मटेरियल लगा दो, सस्ता सस्ता मटेरियल लगा दो, बना दो बिल्डिंग्स। प्राइवेट बिल्डर यही तो करते हैं ना पैसा बचाने के लिए। वो फॉलो नहीं होते कोड्स। तो जहां कंक्रीट बना था मजबूत वहां बना दिया कमजोर। भूकंप आया वो कंक्रीट उसको झेल नहीं पाएगा, डिजास्टर। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन। शहर में आबादी भी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, सिटीज तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगातार जो अनसेफ लैंड है उस पर भी बनाए जा रहे हैं। अरे क्या डर, जो होगा देखा जाएगा। वो ऐसे अनसेफ लैंड जो बिल्कुल हाई जोन रिस्क में आ रहे हैं वहां पर भी बना रहे हैं। वो ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पर बनाया जाता है। भाई पूरा जापान उस जगह पर है, पूरा चाइना देखो पाओगे आप उस जगह पर हैंडल है, भूकंप आते हैं यहाँ पर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ जो भूकंप को हैंडल कर सके, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे तो हम अनसेफ जगह पे भी बना रहे हैं, मटेरियल भी सस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी को तो मतलब समझा ही नहीं हमने, कुछ बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता, और लोगों को यह भी नहीं पता होता भूकंप आ रहा है तो हमें करना क्या है। ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। जबकि जापान, चिली, थाईलैंड देखोगे तो लोग यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हर चीज़ हो, वो लोग भी, माइंडसेट भी उनका उस तरीके से तैयार है। लॉस कम होता है सर भूकंप आते हैं तो। जबकि म्यांमार में देखोगे 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, वही भूकंप थाईलैंड तक पहुंचा, लेकिन थाईलैंड में नुकसान नहीं हुआ। म्यांमार में कितना नुकसान हुआ? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स कमजोर थी। थाईलैंड वाले तैयार थे, बिल्डिंग मजबूत थी, भूकंप को झेल सकती थी, काम खत्म, आओ जाओ भूकंप कुछ भी हो। तिब्बत की बात करेंगे, 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, सिक्किम तक यहाँ पर वो फील किया गया।
ग्रीस में 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, बट यहाँ पर आप देख पाओगे इससे भी प्रॉब्लम्स हुई। दिल्ली में अभी मैंने बताया 7 दिन पहले 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। ये वो भूकंप हैं जो पिछले 3 महीने में जगह जगह हिट कर रहे हैं। ये दर्शाते हैं पृथ्वी की टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ रही हैं। ये और क्या दर्शाता है, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तभी तो भूकंप आ रहा है ना। तो इंडिया को भी कम से कम रेडी होना चाहिए। अब रेडी होने के लिए करें क्या? पहला काम, जितना ज़्यादा हो सके उतने सख्त गाइडलाइंस को लागू कीजिए, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग है उसको मजबूत कीजिए। नई बिल्डिंग बन रही है तो नए कोड के हिसाब से बने। अच्छा कंक्रीट यूज़ हो, मजबूत कंक्रीट यूज़ हो, स्टील यूज़ हो, जो भी हमें यूज़ करना है वो बेटर तरीके से करें। फाउंडेशंस डीप बनानी होगी, या बिल्डिंग्स आज के समय पर खड़ी हैं, लग रहा है कमज़ोर है, तो उसके आसपास आप पाइलिंग फाउंडेशंस बना सकते हैं। ज़मीन के अंदर से पिलर्स खड़े कर सकते हैं बहुत गहराई से, और बिल्डिंग को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो गिरने का डर ना रहे। कम से कम मजबूती तो बढ़ा सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। आपको पता है खतरा है, कोई कुछ नहीं करने वाला, ये हम केवल बात ही कर रहे हैं और ये बात ही करते रह जाएंगे। कोई कुछ नहीं होने वाला, ये आपको पता है। बस खाली आर्टिकल है, हम भी अपने पढ़ाई के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लिख देना, काम खत्म। रियल लाइफ में ये इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, ये हमको पता है, आपको भी पता होगा ये बात, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है दिल्ली, गुवाहाटी, भुज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इनको तो स्पेशली काम करना ज़रूरी है। दिल्ली में पुरानी बिल्डिंग्स को नया करना ज़रूरी है या सपोर्ट देना ज़रूरी है, और जितना भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई उसको रोको, अनसेफ तरीके से मत करो, और ज़्यादा फालतू में ऊंचाई मत लेकर जाओ, है ना। अनसेफ मत, अगर ले जा रहे हो ऊंचाई तो यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। गुवाहाटी की बात करेंगे तो भाई बाढ़ बाढ़ आती है वहाँ पर, बाढ़ वाली जगह पर बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, किस हिसाब से बनाई जा रही हैं, क्या लॉजिक लगाया ये तो बताओ, जब आपको पता है बाढ़ आती है वहाँ पर तो, ठीक है। भुज में देखोगे डिजास्टर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशल डिज़ाइन की ज़रूरत है, हमें स्ट्रिक्ट कोड को लागू करने की ज़रूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो मजबूत से बने। बाकी अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के लेवल पर इंडिया क्वेक नाम की एप्लीकेशन को लाने की ज़रूरत है, ताकि अर्थक्वेक आए या आने वाला हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो अपने पास में तो हम पूरे इंडिया में उसको थ्रू एक अर्ली वार्निंग दे सकें। स्कूल हॉस्पिटल में सेंसर और अलार्म लगाने की ज़रूरत है ताकि लोग तुरंत एक्टिव हो जाएं कि हाँ ये भूकंप आया है। पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई मॉक ड्रिल कंडक्ट करो और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके दिखाओ कि जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि कैसे घर से निकलना है ना, किस तरीके से यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान्स आपके होने चाहिए, कहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है। लोग करते क्या है, बिल्डिंग्स खड़ी हैं जगह जगह पर, उसी के नीचे आके खड़े हो गए। भाई उसी से तो बचाने के लिए यहाँ पर आपको भूकंप जब आया है तो उसी से बचाने के लिए तो निकाला गया था कि भाई बाहर निकलो। बाहर क्यों निकलते हैं? अपने आप को सेफ जगह पर लेकर जाओ, खुले ग्राउंड में लेकर जाओ। यहाँ पर क्या है, वही इमारत खड़ी हुई है, वहीं पर नीचे सब लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है, यही तो चीज़ है ना जिसकी वजह से आज हम एक्शन नहीं ले पा रहे। तो लास्ट में प्रश्न आता है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं दूसरे देशों से। पहली चीज़, थाईलैंड से क्या सीखोगे कि थाईलैंड ने अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है 2007 के बाद, तो थाईलैंड से ये सीख ली जा सकती है। म्यांमार से, म्यांमार ने बिल्डिंग कोड्स को इग्नोर किया था, कमज़ोर बिल्डिंग बनाई थी जिसकी वजह से तबाही फेस की। म्यांमार से ये सीखा जा सकता है, जो ये म्यांमार वाली गलती हम भी कर रहे हैं। चिली जापान से क्या सीख सकते हैं? चिली जापान में लगातार अर्थक्वेक आते रहते हैं लेकिन डेथ कम होती है। क्यों? क्योंकि वो तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना रखा है। नेपाल 2015 कोई नहीं भूल सकता। नेपाल में 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। मैं उस समय पर नेपाल में ही था, अटक गए थे फिर कुछ समय के लिए बीच में। तो 7.8 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर अर्थक्वेक आया, 9000 प्लस डेथ। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाता है? यहाँ पर एक बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। ये जो भूकंप आया था नेपाल में दोस्तों, ये काठमांडू में स्पेशली ज़्यादा तबाही मचाई थी 2015 में। 9000 से ज़्यादा डेथ हुई थी। आप इमेजिन करो, हमें बचना है। दिल्ली का तो हाल बहुत बुरा है। अगर हम सोचें, इस चीज़ को देखें, ये दृश्य कितना भयानक होगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, भगवान ऐसा ना हो कभी भी कि यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो, लेकिन हमें तैयार तो रहना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट है, और एग्जाम में मान लो इसको लेकर कोई आंसर राइटिंग लिखने के लिए आती है तो आप यहाँ पर एक कोट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कोट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट बिग अर्थक्वेक, प्रिपेयर्डनेस टुडे कैन सेव लाइव टुमारोज। आज अगर तैयार हो जाएंगे तो कल लोगों का जीवन बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। दैट्स इट। और अभी जो ट्रेड डेफिसिट वाला न्यूज़ आर्टिकल है, एडिटोरियल है, उसको कल वाले डिस्कशन से पढ़ लेना। कल हमने बात की है ट्रेड डेफिसिट के बारे में, पहला ही आर्टिकल, पहला नहीं दूसरा आर्टिकल ट्रेड डेफिसिट के बारे में कल लेक्चर में डिस्कस किया है, तो जाइए वहाँ से इसको कवर कर लीजिए। आज का सेशन हो जाता है हमारा समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय,
बाकी अगर आप लोग मैंने बताया ना पेड ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, इस पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।